हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसमें भी जो है हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग जो है हिंदी को जो है ना बहुत ही लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि हिंदी हम नहीं भी पढ़ेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों को सी-टेट जो है हिंदी जो है आपका 30 मार्क्स की आती है, जिसमें 15 नंबर जो है अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है और 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। पैडागोजी के क्वेश्चन को आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कुछ टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट से आते हैं, कुछ आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है और कुछ जो है बहुत ही ईजी होते हैं जिसको आप टैग वर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्पेशली जो अगर मैं पैडागोजी की बात करूं तो पैडागोजी जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, जिसमें एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपका हिंदी है ये जो है इसमें आप कम से कम अगर आपका 30 मार्क्स का है तो 25 प्लस स्कोर करें ना, तो इसके लिए आप लोगों को करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। अगर आप चाहेंगे कि बिना प्रैक्टिस के आप ये मार्क्स स्कोर इतना लेकर आ जाएं तो ये बहुत इम्पॉसिबल है। अगर इतना आसान होता ना तो आज सब जो है सी-टेट में पास होते, क्योंकि लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो है उन लोगों का कहीं ना कहीं जो है लैंग्वेज होता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, तो ये इसमें बहुत ही आराम से लेकर आ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लैंग्वेज है लोगों को पता होती हैं। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप लोगों को मैंने जो है कॉन्सेप्ट क्लासेस भी दी है, उसको जो है कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लासेस जो है 4-5 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, 4-5 टॉपिक हमारे हो चुके हैं, उनको जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो आप देखेंगे कि आज जो टॉपिक करेंगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है। देखिए, जो पैडागोजी है वो जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मैं बोलूँगी, क्योंकि एज अ टीचर आपको अपने बच्चों के साथ कैसे डील करना है, चाहे वो भाषा को लेकर हो या भाषा विविधता को लेकर हो या व्याकरण को लेकर हो, किस तरीके से जो है आप इसको देखते हैं। तो ये आपको जब भी पैडागोजी के क्वेश्चन करें ना तो अपना माइंड सेट जो है पॉजिटिव रखें और बच्चों को केंद्र में रखकर आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये सब बातें जो मैंने बताई एक आप लोग अपने माइंड में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन करवाते करवाते जो है चीज़ें मैं क्लियर करते हुए चलूँगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 91 से लेकर 105 तक जो है आपका अपठित गद्यांश और पद्यांश रहेगा, जिसमें 15 नंबर का है और इसे प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी आप लोगों को। तरीका मैंने बताया हुआ कि किस तरीके से अगर करें तो कम समय में कर लेंगे। बस जुड़ जाइए। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सी-टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या एक गाइडेंस की जरूरत है, आप चाहते हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों के भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से किसका अवसर अगर बच्चों को दिया जाए तो उसे भाषा और साक्षरता के विकास में जो है उनको बल मिलेगा, मतलब कि आगे उनको आगे को प्रेरित करेगा। तो बच्चे पर बोझ डालें। देखिए, पहला ही कभी भी बच्चे पर बोझ डालने की बात की जाए बगैर सीमित संसाधनों से, तो बच्चों पर बोझ डालें बगैर सीमित संसाधनों से, बोझ डालने की बात कभी भी आ जाए ना तो वो ऑप्शन आपका हमेशा गलत होगा। तो यहाँ पे जो है आप बोझ डालने से ही आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आगे देखिए दूसरा, सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से। बिल्कुल, बच्चा जब तक लिखेगा नहीं, जब लिखेगा ना तो वो देखेगा, समझेगा उसे, और वाचन जब तक वो बोलेगा नहीं, क्योंकि जब बोलता है ना बच्चा तो वो सुनता भी है। तो इसके अलग अलग तरीके से, चाहे वो मौखिक रूप से आप उसे कोई कविता सुन ले या कहीं पर खड़े कर कर जो है उसे कोई किसी भी चीज़ पे भाषण बोलने को कह दें। ठीक है, तो वाचन के अलग अलग तरीकों के द्वारा जो है भाषा का विकास कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है उसकी कहीं ना कहीं वोकैबुलरी जो है अच्छी होती है, उसके बोलने का तरीका, उसका जो बोलता है उसमें जो है सुधार होता है, तो साक्षरता के विकास को जो है बल मिलेगा। तो ये बात तो सही है एकदम। अगला देखते हैं, जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके, जो पहले से ही सही है उनके लिए ही आप काम करेंगे तो क्या इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे तेज हैं आप उसी पर काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। कक्षा में पठन कोना सृजित करके और वहाँ पुस्तकें रखकर, इससे क्या होगा, जब तक आप बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे, बच्चों से बुलवाएंगे नहीं, बच्चे को अवसर नहीं देंगे, तब तक पुस्तकें रखने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट करने से ही आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको अगर नहीं भी आंसर पता होता ना तो भी आप कर लेते, क्योंकि पुस्तकें रख कर कुछ भी नहीं होने वाला, केवल तेज विद्यार्थियों पर ध्यान रखकर कुछ नहीं होगा और बोझ डालने से कुछ नहीं होगा। तो ये एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन ही आपका फिर बचता।
तो वो जो कि करेक्ट होता है। तो कुछ आपको ना थोड़ा सा जब भी पैडागोजी के क्वेश्चंस को करें तो पॉजिटिव माइंडसेट होकर करें और बच्चों को बीच में रख के करें कि बच्चे के लिए क्या सही है, आपके हिसाब से क्या सही है नहीं, बच्चे के लिए क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड मतलब कि 107 107 नंबर देखिए, अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, अंजना जो है व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे, कौन सा तरीका जो है उसके लिए सही रहेगा। व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं इसकी व्याख्या, व्याकरण के नियम बताकर आप क्या करेंगे, क्योंकि वो व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है, उसे ये बताना है कि कैसे पढ़ाया जाए, तो उसके नियम बताने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। ठीक है, स्वाभाविक विमर्श के दौरान मतलब जो नॉर्मल बातचीत होती है उसी के द्वारा जो है व्याकरण के नियम को प्रस्तुत करना। तो ठीक है, आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना। इससे क्या होगा, मतलब कुछ टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर दें, या मतलब कि कुछ जो है व्याकरण में इतने सारी चीज़ें होती हैं, आप कुछ बातों को बता दें तो उससे क्या व्याकरण पढ़ना आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। व्याकरण की इसमें देखिए कोई अपवाद है, कोई की बस बात कर दिया, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। नियम, कभी भी नियम, बस नियम की बात की जाए तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। व्याकरण की भूमिका व महत्व का वर्णन करना, उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या, अगर भूमिका और उसका वर्णन आप कर देंगे, उसके महत्व को बता देंगे तो पढ़ना आ जाएगा, नहीं। क्या है इसमें, जिसमें बच्चा जो इन्वॉल्व होगा, स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, मतलब नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि बातचीत हो रही है, जैसे देखो राम सो रहा है, सोना क्या है, क्रिया है, राम क्या है, संज्ञा है। तो इस तरीके से स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा अधिगम के लिए, अधिगम की बात कर रहे हैं, सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों की आयु के अनुसार जो है सामग्री जो है अलग अलग होनी चाहिए। अगर जटिल सामग्री आप बताएंगे तो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा, तो जटिल बोल दिया तो यहीं पर ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सामग्री को धीरे धीरे जो है स्तरवार बताना चाहिए। बिल्कुल आपने देखा होगा कि बच्चों को जो है सबसे पहले नेमिंग वर्ड बताते हैं, संज्ञा बताना हो, ठीक है, प्लेस नेम, इस तरह से, फिर बाद में जाकर कहीं उसको जो है जोड़ते जोड़ते जो है जाकर उसका क्या है पूरा परिभाषा लिखाते हैं फर्स्ट सेकेंड क्लास में जाके। तो पहले जो है नेमिंग वर्ड्स बताते हैं, बस वर्ब बताते हैं, तो उससे क्या है ना बच्चे को धीरे धीरे जो है स्तरवार बनाना चाहिए। तो ये बात तो सही है। पाठ्य पुस्तकें अपने आप से पर्याप्त हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को कुछ देने की, ये तो पूरा ही ऑप्शन गलत होगा कि शिक्षार्थियों को और कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें उनके पास हैं, जब तक समझाया नहीं जाएगा तब तक कैसे। तो ये ऑप्शन देखो, इस तरह के ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए, इस जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक क्या ही होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को भी कि किस तरह से इसके आंसर बनेंगे, मैं बस वहाँ तक आप लोगों को पहुँचा रही हूँ। अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं। जो अध्यापक हैं, जो बच्चे गलतियां करते हैं उसका विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत जो है आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण, नियमित शिक्षण या चुनौतीपूर्ण। देखिए बच्चों की गलतियों का विश्लेषण किया, फिर उस गलतियों को पहचान के बच्चों को पुनः पढ़ाना, उनका स्पष्टीकरण देना, ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। आप लोगों को उपचारात्मक और निदानात्मक चीज़ें जो है ना मैंने बताई है, तो ये क्या है, उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट, हाँ क्या है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षार्थियों के लिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या है। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए, प्रवाह मुक्त होना चाहिए, नहीं। मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या होगा कि मुख्य बल से क्या सटीकता पर होना चाहिए और प्रवाह मुक्त होना चाहिए, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद है। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद है। मुक्त लेखन का मतलब है कि बच्चा कुछ भी लिखने के लिए जो है अपनी क्रिएटिविटी के लिए जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा, लिखने या ना लिखने की स्वच्छंदता हो, तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। इसमें कि बच्चा लिखने के लिए जो उसकी जो भी क्रिएटिविटी है उसके लिए वो स्वतंत्र है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए।
संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, मैंने ये आप लोगों को बताया है। जीवन उन्मुखी होना चाहिए, नियमों पर केंद्रित नहीं, स्मृति पर आधारित नहीं। जीवन उन्मुखी से वो कुछ भी नहीं होता, संदर्भ के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, कहीं पर भी संदर्भ वर्ड आ जाए ना, उसके अनुसार कहीं पर भी किसी भी पेडागोजी में, चाहे वो आपका SST हो, चाहे आपका हिंदी हो, या जिस भी कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका EVS हो, तो वो संदर्भ वाला जो ऑप्शन था वो हमेशा करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है? सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है, मतलब जितने भी प्रकार की विषय वस्तु वो भाषा अधिगम है। विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता, ऐसा नहीं है। सभी विषयों का अधिगम जो है भाषा के लिए जो है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के द्वारा जो है भाषा पढ़ाई जाती है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो EVS हो, भाषा का ज्ञान मिलता ही है। विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं है। भाषा बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होनी चाहिए, नहीं। तो सभी प्रकार के जितने भी विषय हैं, विषय वस्तु भाषा अधिगम है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है? व्याकरणिक नियमों के ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, नियमित रूप से श्रुतलेख के द्वारा, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, शब्द भंडार का संवेदन। देखिए इसमें कौन से में बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। बच्चों में अगर भाषिक निपुणता सबसे अधिक जो है विकसित करनी है तो व्याकरण नियमों का ड्रिल करवाएंगे, उसे रटवाएंगे, तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। नियमित रूप से श्रुतलेख द्वारा, बिल्कुल नहीं। कार्य आधारित, कोई भी कार्य कर रहा है उस पर आधारित गतिविधियों में भाग लेकर, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो है, बच्चे को अवसर मिल रहा है भाग लेने का, तो ये जो है ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, जहाँ पे बच्चे को इन्वॉल्व किया जाता है ना, वो ऑप्शन हमेशा करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। ठीक है, कक्षा 5 की अध्यापिका जो है अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया है। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए? मतलब कि किसके लिए जो है कहानियों का प्रयोग, जो मानदंड का प्रयोग जो है, इनमें से कौन सा नहीं करना चाहिए? ये विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित, तो ये बात तो सही है। ये विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा पर विद्यार्थियों के अनुसार होगा, उनके एज के हिसाब से होगा, तो वो भी बात सही है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल। चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से नहीं, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि से होनी चाहिए। तो ये 4th ऑप्शन जो है ये गलत है कि कहानियों का अगर चयन करते हैं तो इस तरह के मानदंड का प्रयोग आपको नहीं करना है। बच्चों का उसमें रुचि, उनका स्तर और वो किस पृष्ठभूमि से आते हैं, वो जो है इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन जो है ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाएंगे, बस ज़रूरत है कि आपको बच्चे को केंद्र में रखकर जो है सोचना, पॉजिटिव माइंडसेट से। 5-6 आप अगर पेडागोजी के सेट कर लेंगे ना, तो आप बहुत ही आसानी से करने लग जाएंगे। बस जुड़े रहिए, कीप सपोर्ट। आप लोगों को मैं बताऊँगी किस तरीके से पेडागोजी करना है। एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करता है। मतलब एक शिक्षार्थी है अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर के एक चरण ऊंचे अपठित पाठ्य जो चीज़ें हैं उसका जो है पढ़कर विश्लेषण करके प्रदर्शित करता है। यह किससे मेल खाता है? तो ये बोधगम्यता निवेश से, बोधगम्यता उत्पाद से, मॉनिटरिंग परिकल्पना या स्वाभाविक क्रम। तो ये एक तरह से उसका बोधगम्यता निवेश है। ठीक है, उत्पाद नहीं है, उसका निवेश है। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे भाषा के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो इस अवसर को क्या कहा जाएगा? भाषा एकीकरण, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन तो होगा ही नहीं। भाषा अर्जन क्या होता है? जब बच्चा अपने आप जो है सीख जाता है। भाषा बोधगम्यता नहीं, भाषा समुच्चय पाठ्यक्रम में, बिल्कुल। अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे भाषा के माध्यम से भाषा सीखने का अवसर, तो ये समुच्चय पाठ्यक्रम के द्वारा ही पॉसिबल है, पाठ्यक्रम के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निदानात्मक जो परीक्षण है इसका प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल। विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए, शिक्षार्थियों के उपयुक्त आकलन करने के लिए, नहीं। कैंपस प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं। भाषा प्रयोग के लिए, विद्यार्थियों की क्षमता जानने के लिए, नहीं। जो निदानात्मक परीक्षण है ना, जैसे निदान का मतलब होता है कारण जाना, तो वो जो है उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के लिए, मतलब उपचारात्मक शिक्षण देने के लिए विद्यार्थियों में क्या कमी है उसका पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। ये मैंने आप लोगों को 5 मिनट शॉर्ट में कराया है। ये टॉपिक जो है आपका SST में की पेडागोजी में भी आ सकता है, EVS पेडागोजी में भी आ सकता है, ये आपका जो CDP में भी आता है।
ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही निदानात्मक उपचारात्मक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट शॉर्ट जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें उससे क्लियर हो जाएंगी। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार प्लेलिस्ट जाके देखिए। वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें, ठीक है, पढ़ सकें और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह, सामान्य लेआउट जो है शामिल है। तो यह क्या कहलाएंगे, इसे क्या जो है ये क्या कहा जाएगा, इसे संयोजन, प्रतिलेखन, मुक्त हस्तलेखन। देखिए, लेखन के बारे में लिखना नहीं, मुक्त हस्तलेखन भी नहीं कहलाएगा, ये प्रतिलेखन कहलाएगा, जिसमें आपको इन सब चीज़ों का जो है ध्यान देना पड़ता है कि वर्तनी, विराम चिन्ह, सामान्य लेआउट मतलब ये सब शामिल होता है, वो प्रतिलेखन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। साझा पठन के लिए मतलब एक साथ पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। आपने जिस पाठ्य सामग्री को स्वस्वर पढ़ा है, कुछ विद्यार्थियों को उसका अनुसरण करने के लिए कहेंगे। मतलब आप बच्चों पे क्या थोपेंगे, बिल्कुल नहीं। सस्वर पठन करना विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने की बात हो, ये भी ऑप्शन। कभी भी बच्चों को दोहराने के लिए नहीं करना है, अपना अनुसरण करने के लिए नहीं कहना है। पाठ्य सामग्री पढ़ाते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना नहीं। पठन प्रक्रिया आदर्श रूप से प्रस्तुत करना है, जैसे हाव भाव के साथ कैसा पढ़ाया जाए, अपरिचित शब्दों के साथ साथ क्या जो अपरिचित शब्द है उसके साथ क्या किया जाए। तो इस तरीके से जो है पठन, जो साझा पठन है ना, इस चीज़ का ध्यान देना है कि पठन जो होना चाहिए एक आदर्श प्रस्तुति होनी चाहिए, जिसमें हाव भाव के साथ साथ कैसे पढ़ा जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या क्या किया जाता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये तीनों क्यों नहीं है ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक अध्यापिका संज्ञा समझाने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है, फिर यह विधि क्या कहलाती है। देखिए, पहले उदाहरण दिया मतलब कि ये एक तरह से पहले नियम नहीं बताती है, क्या बताती है, उदाहरण। तो ये आगमनात्मक विधि कहलाएगी, निगमनात्मक विधि कहलाएगी, या संप्रेषणात्मक या प्रदर्शन। तो प्रदर्शन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, संप्रेषणात्मक भी नहीं होगा, नियम विधि भी नहीं होगा, क्योंकि निगमनात्मक में पहले नियम बताया जाता है, इसमें तो पहले उदाहरण दिया, तो क्या है, आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है नियम। लेकिन निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण। इसीलिए जो है आगमनात्मक को जो है विशिष्ट से सामान्य की ओर बोला जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर विधि, और इसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि इसमें जो है पहले नियम बताया जाता है, ठीक है। तो नियम सामान्य होता है, उदाहरण हमेशा विशिष्ट होता है, विशेष होता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये 15 क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये क्लास कैसी रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई वो भी बताइएगा, और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नहीं ये ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन हो ज़रूर बताइएगा, और उससे भी बड़ी बात, कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछें, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये क्लास जो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, कीप सपोर्ट। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, या हमेशा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो ऑल द बेस्ट।